नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या भारत ने नेपाल की ऊर्जा महत्वाकांक्षा पर फिर ब्रेक लगा दिया है? नेपाल चाहता था कि वह बांग्लादेश को बिजली निर्यात बढ़ाकर 60 मेगावाट करे, लेकिन आखिरी समय में भारत ने अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली भेजने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। आधिकारिक वजह बताई गई कि ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता में काफी कमी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मामला सिर्फ तकनीकी है या इसके पीछे दक्षिण एशिया की बड़ी रणनीतिक राजनीति छुपी हुई है? क्योंकि नेपाल के बिजली को बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए भारतीय भूमि और भारतीय ग्रिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में भारत सिर्फ एक ट्रांजिट देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाता है। तो क्या भारत वास्तव में क्षमता की कमी से जूझ रहा है या फिर वह दक्षिण एशिया के ऊर्जा समीकरणों को अपने रणनीतिक हितों के अनुसार नियंत्रित करना चाहता है? और इस फैसले का नेपाल, बांग्लादेश और पूरे क्षेत्रीय सहयोग पर क्या असर पड़ सकता है, आज हम विस्तार से समझेंगे। नेपाल बांग्लादेश बिजली व्यापार, भारत की भूमिका, रुके हुए 20 मेगावाट का पूरा विवाद और इसके पीछे छिपा हुआ जियोपॉलिटिकल मैसेज। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके जो भी विचार है कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है नेपाल की बिजली बांग्लादेश तक क्यों नहीं पहुंची, भारत ने रोक दिया। समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट ने इसे कवर किया था 20 जून को। न्यूज है, एडिशनल 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश ब्लॉक्ड एज इंडिया विथहोल्ड अप्रूवल। Nepal will continue exporting 40 megawatt after India's Central Electricity Authority cites transmission constraints, stalling plans to raise supply to 60 megawatt। इसी के ऊपर आज की हम पूरी चर्चा को जो है वो लेकर चलेंगे कि भारत ने बांग्लादेश को अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात पर क्यों रोक लगा दी है। यही पूरी बात होगी। साथियों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके पृष्ठभूमि यानी कि इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में नेपाल ने जल विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश में बड़ी संख्या में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू हुए हैं, जिसके कारण मानसून के दौरान बिजली उत्पादन तेजी से बढ़ जाता है। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि घरेलू मांग पूरी करने के बाद भी नेपाल के पास बड़ी मात्रा में अतिरिक्त बिजली बच जाती है। नेपाल इस अतिरिक्त बिजली को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहता है और इसी रणनीति के तहत वह भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को बिजली बेच रहा है। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश के बीच कोई प्रत्यक्ष विद्युत संपर्क मौजूद नहीं है, इसलिए नेपाल की बिजली को बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क का उपयोग करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत इस पूरे बिजली व्यापार का अनिवार्य ट्रांजिट देश है। नेपाल की बिजली सबसे पहले धलकेबार मुजफ्फरपुर 400 मेगावाट केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। आइए कुछ मैप्स देखते हैं और इसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। नेपाल की अधिशेष जल विद्युत, स्वच्छ ऊर्जा, समृद्ध नेपाल, पर्याप्त उत्पादन है, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, आर्थिक विकास में योगदान, ऊर्जा निर्यात की क्षमता। एक्स्ट्रा 20 मेगावाट स्टॉल, 40 मेगावाट पहले से अप्रूव्ड था, 20 मेगावाट जो एक्स्ट्रा भेजना चाह रहे हैं वो एडिशनल रिक्वेस्ट अंडर रिव्यू है। और कारण ये बता रहा है कि ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो उतनी एफिशिएंट नहीं है, तो इसको लेकर जो है वो समस्या है। एनईए एनवीवीएन बीपीडीपी एग्रीमेंट है, जिसको कि हम ट्राइपेट एग्रीमेंट फॉर पावर ट्रेड फैसिलेशन, जो कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मई 2025 में हुई थी। भारत ने ट्रांसमिशन क्षमता को जो है बाधा बताई है और कहा है कि अतिरिक्त 20 मेगावाट निर्यात को मंजूरी हम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ग्रिड क्षमता एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता पर इससे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं साथियों, यही ट्रांसमिशन लाइन है जिस ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से बिजली को नेपाल से इंडिया और इंडिया से बांग्लादेश या कहीं भी आप बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन इसी प्रकार का आप अपने आसपास में देख रहे होंगे। जैसा कि हमने कहा, नेपाल की बिजली सबसे पहले धलकेबार मुजफ्फरपुर 400 केवी जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है इसके माध्यम से आती है, भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद भारतीय ग्रिड से होकर बहरामपुर भेरमारा 400 केवी इंटर कनेक्शन लाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंचती है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये ट्रांसमिशन लाइंस बिटवीन इंडिया और नेपाल दिख रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 50 मेगावाट, 70 मेगावाट, 150 मेगावाट और 1000 मेगावाट आपको दिख रहा है। अगर हम 50 मेगावाट के बारे में बात करें तो ये टनकपुर महेंद्र नगर का जो है ट्रांसमिशन लाइन है। दूसरा अगर हम बात करें तो आप देखिए
132 केवी 70 मेगावाट का जो है रामनगर गंडक है। इसके अलावा 150 मेगावाट आपका कठैया कुसहा है और 1000 मेगावाट जो है मुजफ्फरपुर धलकेवा। तो ये देखिए आपको ये पश्चिमी, आप इस पूरे मैप को देखेंगे तो आपको यूपी और बिहार का जो है ये दिख रहा होगा। ये महेंद्रनगर, ये टनकपुर, ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में आपको दिख रहा है। इधर आप गंडक वाला क्षेत्र देखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धलके बार वाला क्षेत्र, ये रक्सौल का क्षेत्र, ये कुशहा है ना। तो ये कुल मिलाकर ये अगर आप बात करें धलके बार मुजफ्फरपुर 400 केवीए, यहीं से बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी जो है इस हिसाब से नहीं, और यही कारण है कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच होने वाले किसी भी बिजली व्यापार में भारतीय स्वीकृति और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्टूबर 2024 में नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत नेपाल को हर वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति मिली थी। इसके बाद नवंबर 2025 में ढाका में आयोजित बैठक में तीनों देशों के अधिकारियों ने इस व्यापार और विस्तारित करने पर चर्चा की थी। उस समय 40 मेगावाट से बढ़ाकर 60 मेगावाट बिजली निर्यात करने का प्रस्ताव जो है वो सिद्धांततः इस पे सहमति दे दी गई थी। नेपाल को उम्मीद थी कि 2026 के मानसून सीजन में अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली भी वो बांग्लादेश को बेच सकेगा, और इससे न केवल नेपाल की बिजली बिक्री बढ़ेगी बल्कि दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग का एक नया अध्याय भी शुरू हो सकता है। लेकिन ठीक मानसून शुरू होने से पहले इस योजना को झटका लग गया जब भारत ने अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अब हम बात करते हैं इस विवाद के ताजा घटनाक्रम पर जिसने नेपाल की ऊर्जा निर्यात योजनाओं को फिलहाल धीमा कर दिया है। साथियों, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एनईए, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भारत की सरकारी कंपनी जिसका नाम है एनवीवीएन, इसका फुल फॉर्म है एनटीपीसी का, ये है, ये एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, और तीसरा आपको ये जो दिख रहा है ये आपका बांग्लादेश का है। इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात करने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। नेपाल को उम्मीद थी 2026 में ये बांग्लादेश भेज देगा, लेकिन भारत की ओर से जवाब मिला कि उसने नेपाल की उम्मीदों को फिलहाल अभी नहीं सुना है, और यहीं से नेपाल की उम्मीदों को झटका लगा। भारत के अधिकारियों ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता काफी कम है, विशेष रूप से जिस कॉरिडोर के माध्यम से नेपाल की बिजली बांग्लादेश को पहुंचाना है। फिलहाल अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली सुरक्षित समायोजित करना उस पर संभव नहीं है, और यही कारण है कि 15 जून 2026 से नेपाल पहले की तरह केवल 40 मेगावाट बिजली ही बांग्लादेश को निर्यात कर सकता है। प्रस्तावित वृद्धि अभी लागू नहीं हो पाई है। हालांकि नेपाल के ऊर्जा अधिकारियों का कहना है कि अब मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अतिरिक्त 20 मेगावाट निर्यात की मंजूरी के लिए अभी कई संस्थागत और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी करनी जो है बाकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो इस मुद्दे को और भी थोड़ा सा हम आसान करते हैं आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले नेपाल और भारत के अधिकारियों के बीच संयुक्त संचालन समिति यानी कि ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की जो है वो बैठक आयोजित होगी। इसके बाद दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ का संयुक्त कार्य समूह यानी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगा। फिर भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि सीईए को ट्रांसमिशन क्षमता और ग्रिड सुरक्षा के आधार पर नई मंजूरी देनी होगी, और अंततः नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा, जिसके बाद अतिरिक्त बिजली निर्यात का रास्ता पूरी तरह से साफ हो सकेगा। वर्तमान में नेपाल बांग्लादेश को लगभग 6.4 अमेरिकी सेंट प्रति यूनिट की दर से बिजली बेच रहा है। यह बिजली मुख्य रूप से त्रिशूली, चिल्मे जैसे जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न हो रही है। यदि प्रस्तावित अतिरिक्त 20 मेगावाट को मंजूरी मिल जाती है तो नेपाल का कुल निर्यात 60 मेगावाट से बढ़कर 40 मेगावाट से बढ़कर 60 मेगावाट हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा समय के अनुसार बिजली की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं होगा, और यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि नेपाल अब तक भारत और बांग्लादेश को कुल 1165 मेगावाट बिजली निर्यात करने की विभिन्न मंजूरियां प्राप्त कर चुका है। इससे राष्ट्र स्पष्ट होता है कि नेपाल धीरे धीरे दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण ऊर्जा निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है, और इसी का परिणाम है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने में नेपाल ने बिजली निर्यात में लगभग 21 अरब नेपाली रुपए की आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। यानी यह सिर्फ 20 मेगावाट बिजली का मामला नहीं बल्कि नेपाल की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति, उसकी निर्यात आय, क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार में उसकी बढ़ती भूमिका से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के अगर हम जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो यहीं से मामला केवल 20 मेगावाट बिजली का नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति का विषय बन जाता है। भारत की ओर से आधिकारिक रूप से कहा गया कि अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात की अनुमति न देने का कारण ट्रांसमिशन लाइन की सीमित क्षमता है। तकनीकी दृष्टि से तर्क पूरी तरह से उचित हो सकता है,
किसी भी देश के लिए ग्रिड की स्थिरता, ट्रांसमिशन नेटवर्क की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल तकनीकी कारणों को देखकर पूरी तस्वीर को हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। यदि हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दक्षिण एशिया में ऊर्जा केवल आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि रणनीतिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। भारत पिछले एक दशक से स्वयं को दक्षिण एशिया के रीजनल एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। नेपाल की विशाल जल विद्युत क्षमता, भूटान के हाइड्रो पावर संस्थान और बांग्लादेश के बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच भारत ने स्वयं को एक ऐसे केंद्रीय प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है जिसके बिना क्षेत्रीय बिजली व्यापार लगभग असंभव है। आज की स्थिति, यदि नेपाल को बिजली बेचना है तो उसे कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत के नियामक संस्थाओं और बिजली बाजार को मंजूरी लेनी पड़ेगी। यदि नेपाल बांग्लादेश को बिजली बेचना चाहता है तब उसे भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क और भारतीय संस्कृति की आवश्यकता पड़ सकती है और भारतीय स्वीकृति की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि भविष्य में भूटान या अन्य पड़ोसी देश भी क्षेत्रीय बिजली व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो भारत की भूमिका जो है वो निर्णायक बनेगी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दक्षिण एशिया के ऊर्जा मानचित्र में भारत केवल एक उपभोक्ता या ट्रांजिट देश नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्रीय बिजली व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे स्टेट बन चुका है। और यही कारण है कि भारत क्षेत्रीय ऊर्जा संकट परियोजनाओं को केवल आर्थिक नजरिए से नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी देखता है। दूसरी ओर नेपाल के विदेश नीति में पिछले कुछ वर्षों में अधिक संतुलित और बहुआयामी प्रगति देखने को मिली है। नेपाल लगातार भारत के साथ अपने पारंपरिक संबंध बनाए रखने के साथ साथ चीन के साथ भी आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सड़क संपर्क हो, सीमा पार रेल परियोजनाएं हो, ऊर्जा सहयोग हो या बीआरआई। इस दिशा में नेपाल की सक्रियता ये दर्शाती है। तो ऐसे में भारत स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित करना चाहता है कि दक्षिण एशिया की ऊर्जा संरचना में उसकी केंद्रीय भूमिका कमजोर ना हो और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र भारत ही बना रहे। हालांकि इस मामले में भारत ने कहीं भी राजनीतिक कारणों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषक का यह मानना है कि दक्षिण एशिया में ऊर्जा नेटवर्क और ट्रांसमिशन कॉरिडोर भविष्य की भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उसके साथ ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है और इसी कारण ढाका लंबे समय से नेपाल और भूटान की स्वच्छ जल विद्युत को अपने ऊर्जा मिश्रण में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मौजूदा भूगोल एक बड़ी वास्तविकता प्रस्तुत करता है। नेपाल और भूटान की बिजली बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए भारत के भूभाग और भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क से होकर गुजरना काफी अनिवार्य है। आप देखिए, आपको नेपाल दिख रहा है, ये किशनगंज 1000 मेगावाट, यहां से आप देखिए बोगला बीटीबी स्टेशन आपको देखने को मिल रहा है। इधर भूटान से अगर कुछ आ रहा है तो अलीपुर द्वार या यहां आ रहा है। इधर आप देखिए पूरा का पूरा, अगर हम देखें ये भेरमारा आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा आप एरिया बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर नेपाल से बांग्लादेश या भूटान से बांग्लादेश आना है तो भारत से जो है वह गुजरना होगा, भारत के क्षेत्रों से जो है वो गुजरना होगा। और यही वजह है कि 20 मेगावाट बिजली यह छोटा सा विवाद भी केवल ऊर्जा व्यापार का मुद्दा नहीं बल्कि यह हमें बताता है कि आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया में बिजली कूटनीति और रणनीतिक प्रभाव किस तरह से एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। फिलहाल अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात का प्रस्ताव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। यह केवल तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण रुका हुआ है, इसलिए आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। यदि भारत अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को क्षमता बढ़ाने और आवश्यक तकनीकी सुधार करने में सफल रहा तो अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली का निर्यात मंजूरी मिलने की संभावना काफी ज्यादा देखी जा रही है और ऐसी स्थिति में नेपाल का कुल निर्यात 40 से लेकर 60% तक हो सकता है। इसके अलावा नेपाल के पास हजारों मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं हैं और आने वाले वर्षों में कई नई परियोजना उत्पादन शुरू करने वाला भी है। इसका अर्थ है कि नेपाल के पास निर्यात के लिए और अधिक बिजली उपलब्ध होगी, जबकि बांग्लादेश को अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा जो है वो मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बड़े रुझान की ओर अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय बिजली बाजार लगातार विस्तार की दिशा में बढ़ रहा है। भविष्य में नेपाल, भूटान, भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली व्यापार पहले से कहीं अधिक व्यापक भी हो सकता है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही रहेगा कि क्षेत्रीय ऊर्जा संपर्क और ट्रांसमिशन नेटवर्क के केंद्र में भारत की भूमिका बनी रहेगी। इसलिए दक्षिण एशिया की ऊर्जा राजनीति में आने वाले वर्षों में भारत केवल एक उपभोक्ता देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय ऊर्जा तंत्र के प्रमुख संचालक और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दिखाई देगा। साथियों, पहली नजर में ये 20 मेगावाट बहुत छोटी मात्रा लग सकती है, लेकिन इसलिए असली सवाल ये होगा कि 20 मेगावाट का ये सवाल नहीं है बल्कि साउथ एशिया एनर्जी कॉरिडोर के नियंत्रण का जो है वो सवाल है।
नेपाल की जिस प्रकार से बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है, 10 साल पहले नेपाल बिजली का आयातक देश था। आज नेपाल बिजली का निर्यातक देश बन गया है और यही बदलाव नेपाल को नई कूटनीतिक ताकत दे रहा है। पहले नेपाल भारत से ऊर्जा मांगता था, लेकिन अब नेपाल भारत को ऊर्जा बेच रहा है और आने वाले वर्षों में यदि नेपाल 10,000 मेगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पादन करता है, तो उसकी क्षेत्रीय रणनीतिक भूमिका और ज्यादा मजबूत हो सकती है। बांग्लादेश में गैस का उत्पादन क्षमता लगातार घट रहा है। एलएनजी आयात महंगा पड़ रहा है। ऐसे में नेपाल और भूटान की सस्ती जल विद्युत बांग्लादेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बन रहा है। इसलिए ढाका लंबे समय से नेपाल से अधिक बिजली खरीदने की इच्छा दिखा रहा है। तो भारत ने ये सिस्टम क्यों रोका? तो हमने बहुत सिंपल सी बात किया कि भारत पहले ही नेपाल से 1100 मेगावाट से अधिक बिजली निर्यात की अनुमति दे चुका है। भारत स्वयं नेपाल के कई जल विद्युत परियोजना में निवेश भी कर रहा है। इसलिए इस मुद्दे को केवल राजनीतिक चश्मे से देखना पूरी तरह से जो है वो तस्वीर को साफ नहीं दिखाएगी। तकनीकी और व्यावसायिक कारण भी जो है वो अति महत्वपूर्ण है। यदि भविष्य में नेपाल, भूटान, भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली व्यापार बढ़ता है, तो दक्षिण एशिया में यूरोप की तरह रीजनल पावर मार्केट विकसित हो सकता है। इसलिए बिजली सस्ती होगी और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, पूरे क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए राजनीतिक विश्वास, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर साथियों, अगर हम ये बात कहें तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल स्थिति ये है कि नेपाल 15 जून 2026 से पहले की तरह केवल 40 मेगावाट बिजली को बांग्लादेश को निर्यात करेगा। अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात की योजना भारत की मंजूरी और आगामी तकनीकी की प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद ही पूरी हो पाएगी। आधिकारिक तौर पर भारत ने ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता के बारे में बताया है। नेपाल अपनी जल विद्युत क्षमता के बल पर क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यातक बनने का सपना देख रहा है। बांग्लादेश सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का सपना देख रहा है। भारत क्षेत्रीय नेटवर्क के केंद्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाने की सपना देख रहा है और इसलिए कहानी 20 मेगावाट बिजली की नहीं है। कहानी नेपाल की ऊर्जा महत्वाकांक्षा, बांग्लादेश की बढ़ती ऊर्जा जरूरत और भारत की रणनीतिक स्थिति जो दक्षिण एशिया के ऊर्जा मानचित्र को आकार दे रही है। आने वाले वर्षों में बिजली ट्रांसमिशन कॉरिडोर और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी दक्षिण एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में पहले से कहीं अधिक प्रभावित करने वाले कारकों में बन जाएंगे। अब देखना यह होगा कि आगामी नेपाल भारत संयुक्त बैठकों में क्या निर्णय लिया जाता है। क्या नेपाल अपनी बिजली निर्यात क्षमता को आगे बढ़ाने में सफल होगा? आपको क्या लगता है? क्या यह केवल एक तकनीकी समस्या है या इसके पीछे दक्षिण एशिया की बड़ी रणनीतिक राजनीतिक शक्ति जो है काम कर रही है? आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान भी रखें, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और मजे की बात है कि जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप मेरे चेहरे से समझ सकते होंगे कि पसीने निकल रहे हैं, यानी कि बिजली हमारे यहां अभी नहीं। जय हिंद, जय भारत।